तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में हम हेरिडिटी इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपका साइंस का पार्ट है, इसके लिए मैं आपको एक न्यू फैकल्टी दे रहा हूँ। वो फैकल्टी है हमारे नवाब सर, जो आपको एकदम डिटेल में क्या करने वाले हैं, साइंस टू बायोलॉजी को पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको बायोलॉजी का बी नहीं आता होगा तो वो बायोलॉजी का पूरा बायोलॉजी आपको क्या करने वाले हैं, इतने डिटेल में पढ़ाने वाले हैं बेटा, कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा। क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर है हमारे पास में वो, और वो आपको क्या करेंगे, डिटेल में हर एक चीजों को देने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करो, वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखो। और जो बच्चे हमारे साथ चैनल पे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में यार शेयर कर दो। ज्यादा नहीं, बस अपने 5 दोस्तों के साथ में क्या कर दो, शेयर कर दो, और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए बोलो। तो इस वीडियो को हम नवाब सर के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका नवाब भैया और मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी जो साइंस 2 पार्ट है आपका 10th का, उसको फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। वो तो है ही है ना, मोबाइल ही किस टाइम चला रहा है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर, साइंस 2 का पहला चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। ये कैरेक्टर क्या होती है, हमारे पेरेंट से हमारे अंदर आती है। इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। हमारे पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो उसके डीएनए है, वो डीएनए हमारे बॉडीज में आते हैं, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा आता है फिर क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज इवोल्यूशन? gradual changes occurring over a long interval of time is called evolution। जो चेंजेस बहुत लंबे अरसे के बाद या बहुत लंबे टाइम के बाद किसी भी चीज के अंदर आती है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, किसी के अंदर आती है, किसी लिविंग बींग्स के अंदर आती है, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। जैसे पहले हम लोग केजी क्लासेस में थे, छोटे थे, अभी हम लोग किस में आ गए, 10th में आ गए। तो जब 10th में आ गए, इस 10th में आने के लिए हमें कितने साल लगे, 12 साल लगे। तो इस 12 साल में हमारे अंदर जो चेंजेस आई, जो इवोल्यूशंस आए, उसे बोलते हैं हम लोग, जो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हेरिडिटी और हेरिडिटिकल चेंजेस क्या होती है। फिर पढ़ने वाले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। फिर पढ़ने वाले इवोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या क्या प्रूफ्स है कि रियल में इवोल्यूशंस होते हैं। फिर डार्विन्स थियोरी। डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिसने एक थियोरी दिया था कि कोई भी चीज, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे लाइफ एक्सटिंक्ट होती है, क्या उसके प्रोसेस है, इवोल्यूशन के क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें उसने बताई है। फिर आता है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म क्या है? लेमार्किज्म एक दूसरे साइंटिस्ट थे, लेमार्क, जिसने बताया था कि अगर हम लोग अपने बॉडी के कुछ भी चीजों को यूज या मिस यूज या एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो वो चीजें उसी टाइप में चेंजेस हो जाती है। फिर आता है स्पेसिएशन, और उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ये ह्यूमन, आप लोगों ने क्लास 8, 7, 6, 5 में पढ़ा होगा कि अर्ली मैन के बारे में, कि पहले लोग कैसे थे, मंकी टाइप दिखते थे। अब अर्ली मैन से धीरे 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 चेंजेस हो गए, कैसे अभी कॉमन मैन बन गए, अभी के टाइम के लिविंग बींग्स बन गए, हम और आप बने हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेरिडिटी एंड हेरिडिटिकल चेंजेस। यू नो दैट हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजिकल का मतलब होता है उसके अंदर की कैरेक्टर। ठीक है। या उसके अंदर की स्टडीज, उसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल। तो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर वन जेनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, वाया जीन्स, इसे बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। ठीक है।
क्या बताया मैंने? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। हेरिडिटी क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर है। किससे? फ्रॉम एक जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स, इसी को बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है क्या हमारा? दूसरा है जॉर्ज जॉनन मेंडल इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। जॉर्ज जॉनन मेंडल जो थे, उसने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी स्टडीज की थी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मेंडल्स के बारे में। मेंडल ने पी प्लांट पे कैसे बहुत सारे ट्रेड्स बनाए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे उसने डोमिनेंट, रेसेसिव, अलग अलग ट्रेड्स बनाए थे। आप लोगों ने प्यूनेट स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्यूनेट स्क्वायर से कैसे क्रॉस होता था, सेल्फ क्रॉस कैसे हो रहा है, फिर पूरी स्क्वायर प्यूनेट स्क्वायर कैसे बन रही है, कितने जनरेशन आते हैं, कितने टॉल हो रहे हैं, कितने डॉर्फ हो रहे हैं। इन सारी के बारे में किसने बताया था हमें? मेंडल ने। और बाद में मेंडल ने इसे बताया था ये जो कैरेक्टर हो रही है, ये ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जीन्स। ठीक है। It took a long time to understand the conclusion of this research about heredity. ये फिर क्या हुआ? बहुत टाइम लिया, बहुत लंबे टाइम के बाद हम ये कंक्लूजन पे आए। क्या कंक्लूजन पे आए? कि जो रिसर्चर है वो कंक्लूजन पे आए कि ये एक जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। फिर क्या आता है? इन 901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस was understood due to mutational theory। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि बॉडीज में किसी के सडन चेंज आ जाती है, अचानक से बदलाव आ जाता है, या अचानक से कुछ ऑर्गन्स डिसफंक्शंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे आती है? या फिर ऐसा होता है कि मदर्स अच्छे रहते हैं, पेरेंट्स अच्छे रहते हैं, लेकिन जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, या तो वो ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं, या फिर विदाउट आर्म्स लेग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या आता है? ये सारे आता है किसके कारण से? तो ये आता है म्यूटेशनल थियोरी की वजह से। ये सारे हम लोगों ने पढ़ेंगे म्यूटेशनल थियोरी के बारे में। अब म्यूटेशनल थियोरी क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये आने वाले आगे चैप्टर्स में, इसी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि म्यूटेशन क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है। फिर आगे क्या है हमारा? Meanwhile, in 902, Walter Sutton observed the paired chromosome in the cell of grasshopper। फिर एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर सटन, उसने क्या देखा? उसने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसने ये देखा कि ग्रास हॉपर के पास जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं ग्रास हॉपर्स, वो ग्रास हॉपर्स क्या गए? उसके बॉडी के अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कैसे? पेयर्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है हमारे बॉडी में भी क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम है। और ग्रास हॉपर के बॉडी में भी क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। Until then it was not known to anyone। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि ग्रास हॉपर के बॉडी में या हमारे बॉडी में पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। Researchers started in direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosome। फिर बाद में बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी स्टडीज करी, जिसके कारण हमें बाद में ये पता चला, क्या पता चला? कि जीन्स जो है वो कैरिड होता है किससे? वाया क्रोमोसोम से। तो विच इन 1944 trio of scientists Oswald, Avery, Michaelan and MC Carton and Colin MC Lorden proved that the exact virus all living organisms except virus all living organism have DNA as a genetic material। इन सारे साइंटिस्ट ने 1944 में फिर उसने प्रूव किया कि सिर्फ वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं डीएनए, और वही डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। फिर आता है हमारा इन 1961 द फ्रेंच genetics Francis George and Jack Morden proposed a modern form to possess a protein synthesis which help of DNA in the bacterial cell। बाद में 1961 में जो फ्रेंच जेनेसिस्ट थे उसने बाद में ये बताया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे बॉडीज में, उसको भी कराने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? बैक्टीरियल सेल्स में ज्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन द डीएनए। फिर बाद में और रिसर्च किया गया, तो बाद में और रिसर्च के बारे में ये पता चला कि हमारे जो डीएनए है उसमें बहुत सारे कोड्स पड़े हैं। वो कोड्स ही क्या करते हैं? आगे म्यूटेशन कराते हैं,
कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराते हैं या फिर अलग अलग काम कराते हैं ये डीएनए। This technique of recombinant DNA technology emerged, which was vast scope in the field of genetic engineering. इसी से क्या हुआ, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस आया जिसे फिर ये बताया गया, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो जब आप क्लास 12th में जाओगे, वहां पे इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो कि डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे जो क्राइम सीन्स होते हैं उस पर किसी के डीएनए को मैच करके पता करते हैं कि वो क्राइम हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिडिटिकल डिसऑर्डर। जो हेरिडिटिकल है वो साइंस ऑफ हेरिडिटी है, वो क्या चीज के लिए यूज करते हैं, तो यूजेस है उसका डायग्नोसिस, किसी चीज की ट्रीटमेंट करने के लिए, इंसान, ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स की ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी पता करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको बचाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। ये सारा क्या है, इंडस्ट्रीज में पता करते हैं कि जो माइक्रोब्स यूज करते हैं वो माइक्रोब्स का क्या क्या काम होता है। तो इन सारी चीजें के अंदर हम लोग हेरिडिटी करते हैं, और हेरिडिटी से फिर क्या होती है, जो न्यू चेंजेस आती है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं हेरिडिटिकल चेंजेस। हम लोग देखने वाले हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, फिर देखेंगे ट्रांसलेशन, और फिर देखेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ये चैप्टर से पढ़ने से पहले हम लोग मैं आपके लिए क्या क्या हूँ, इसको एक थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में एक्सप्लेन करके रखा हूँ। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले ब्रीफ में, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमआरएनए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, जो हमारा आरएनए होता है, क्या होता है? आरएनए, वो आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा एमआरएनए, ठीक है, उसके बाद होता है टीआरएनए, टीआरएनए, और फिर होता है हमारा नेक्स्ट आरआरएनए। ठीक है, जो एमआरएनए होता है इसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह। क्या बोलते हैं इसे? मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है हमारा टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है एक से दूसरे जगह। तीसरा क्या आता है हमारा? आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 टाइप का हमारे बॉडी में आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब ये बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा प्रोसेस हो रहा है किसका? कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। किसका कन्वर्जन? डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमआरएनए। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि डीएनए क्या होता है। व्हाट इज डीएनए? क्या होता है डीएनए? किसी को कोई आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म पहले जानते हैं अपन कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये है हमारा डीएनए का फुल फॉर्म। क्या डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है हमारा आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो हमारे बॉडी में मटेरियल प्रेजेंट है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक समझा? अब क्या है, वापस से फिर आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। डीएनए का कन्वर्जन किस में हो जाता है? एमआरएनए में हो जाता है। ये एम को स्मॉल लिखते हैं और बाकी आरएनए को कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए होता है ये क्या होता है?
तो mRNA को बोलते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या है, ट्रांसलेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में ट्रांसलेशन। व्हाट इज मीनिंग बाय ट्रांसलेशन? एनी आइडिया? ओके, ट्रांसलेशन इज चेंज ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। बोलते हैं ना ट्रांसलेट, एक वर्ड हिंदी में लिखी रहती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ mRNA, जो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज लेके आता है, उस मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, मैसेज को चेंज करता है। कौन चेंज करता है, प्रोटीन। तो ये mRNA क्या करता है, जो मैसेज लेके आता है उस mRNA को ट्रांसलेशन की प्रोसेस से उस मैसेज को चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करके क्या बना देते हैं हम लोग, प्रोटीन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। mRNA से प्रोटीन में कन्वर्जन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ये एक प्रोसेस है, देखो mRNA से ट्रांसलेशन होकर क्या बनाता है हमारा, प्रोटीन। अब हमें ये बताओ व्हाट इज प्रोटीन? एनी आइडिया, प्रोटीन क्या होता है? सर ये तो एक मटेरियल होता है जो हमें एनर्जी देता है। सही है, आपका कहना सही है। ये एक क्या होता है, ये हमारे डाइट की प्रोडक्ट है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग डाइट्स लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उसमें एक इंग्रेडिएंट है प्रोटीन, जो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग करता है। बट ये जूनियर क्लासेस के लिए, सीनियर के लिए क्या है, हमारे लिए, आपके लिए क्या है, जो अब 10th में आ गए। तो व्हाट इज प्रोटीन? तो प्रोटीन इज, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। क्या है ये, एमिनो एसिड। ये हमारे बॉडी में एक इंग्रेडिएंट है एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड की जो चेन बन जाती है हमारे बॉडी में, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। अब ये एमिनो एसिड क्या है, तो इसमें क्या रहता है, एमीन ग्रुप अटैच रहता है। ये एमीन ग्रुप से बनता है हमारा एमिनो एसिड। ठीक है, तो mRNA इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग दूसरा, ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो तीनों समझा। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। दूसरा फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज ट्रांसलेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। फिर लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसलोकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगर अपन इसे शॉर्ट में पढ़े, एक ब्रीफ नॉलेज, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या, डीएनए। क्या है हमारे बॉडी में, डीएनए, जिसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका कन्वर्जन हुआ किसमें, एमआरएनए में। इसमें होता है एमआरएनए में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद ये एमआरएनए क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें, प्रोटीन में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। नेक्स्ट फिर आता है क्या, ये डीएनए से कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, प्रोटीन। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। चलो आगे अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन ए न्यूक्लिक कम्स इन साइटोप्लाज्म। जो मैसेंजर अभी बताया ना, एमआरएनए, एमआरएनए का क्या होता है काम, मैसेज लाना।
तो ये जो मैसेज लेके आता है वो कहाँ लेके आता है, साइटोप्लाज्म में। सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे बॉडीज के अंदर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो सेल है, इसके बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और इसके पूरे साइड क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, और इस साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं। तो ये एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस के पास जो मैसेज लाता है वो कहाँ देता है, उसको साइटोप्लाज्म में देता है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। ये कोडेड मैसेज कहाँ से लेके आता है, डीएनए से लेके आता है। मैंने बोला ना एमआरएनए का क्या काम होता है, मैसेज लेके आना है, कहाँ से, डीएनए से ये मैसेज लेके आता है। द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर एमिनो एसिड। ये मैसेज किसके लिए कोड करके कंटेंट करता है, एमिनो एसिड के लिए इसके अंदर कोड प्रेजेंट रहता है इस मैसेज के अंदर। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडोन। अब क्या है, ये जो कोड है, ये कोड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कोडोन। ये 3 न्यूक्लियोटाइड, हर एक एमिनो एसिड के अंदर ये 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कोडोन। अब ये ट्रिपलेट कोडोन या फिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग जानेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो अगर आपको इस चैनल पे सब समझ में आ रहा है, और अगर आपको ऐसी ही और डिटेल में बायोलॉजी या साइंस 2 पढ़ना है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अभी हम लोग ने क्या बोला, क्या बताने वाला हूँ, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, अगर नहीं पता है तो इधर पे है, ये डीएनए है। डीएनए की क्या है, 2 स्टैंड है, डीएनए इज डबल स्टैंड। ये इसकी जो प्रेजेंट है ये लाइन, इसे बोलते हैं स्टैंड, डीएनए की स्टैंड। तो ये डीएनए की 2 स्टैंड प्रेजेंट है। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ए जुटा रहता है टी से, ग्वानिन, साइटोसिन, जी जुटा रहता है सी से, और फिर जी सी से, ए टी से। तो ये ए टी जी सी क्या है, तो ये ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, एंड टी स्टैंड्स फॉर थाइमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्या होता है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिपलेट कोडोन। ये 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड साथ में कंबाइन करके एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, एक एमिनो एसिड के लिए कोड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो समझा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये क्वेश्चन अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है। एक क्या, ये ट्रिपलेट कोडोन, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडोन। दूसरा क्या, ये डॉक्टर अरविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid। कितने अमीनो एसिड के लिए इसने डिस्कवर किया था, 20 अमीनो एसिड के लिए। फिर इसे 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला गया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडोन एंड डॉक्टर अरविंद खुराना के बारे में थोड़ी डिटेल कि एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जिसने 20 अमीनो एसिड के लिए कोड डिस्कवर किया था, और इसे 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसे ये अरविंद खुराना की डिटेल है। नेक्स्ट है हमारा क्या, म्यूटेशन। जैसे कि मैंने इससे पहले पेज में बताया था कि म्यूटेशन हम लोग आने वाले चैप्टर्स में आने वाले पार्ट्स में पढ़ने वाले कि म्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटेशन। यहाँ पे आप डायग्राम भी दिख रहे होंगे म्यूटेशन की, व्हाट इज म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था डीएनए के बारे में उधर पे स्ट्रक्चर, कि डीएनए में क्या रहता है, ए टी जी सी, और ये एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, ए अटैच रहता है टी के साथ, जी अटैच रहता है सी के साथ। तो अभी क्या होता है, ये जो डीएनए की स्टैंड है, इस डीएनए की स्टैंड में बीच से कोई पार्ट टूट के चेंज हो जाती है, कहीं दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाती है, तो इस चेंज ऑफ प्रोसेस को ही बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, क्या है, चेंज ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। क्या है, इट इज द म्यूटेशन इज अ सडन चेंज अकर्स इन द दोज जीन्स। सडन चेंजेस जीन्स के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या है, मैंने बताया था ऐसा डीएनए था हमारा, ठीक है, ये हमारा ऐसा डीएनए था, ठीक है, इसके अंदर ए टी से जुड़ा था, जी सी से जुड़ा था, फिर ए टी से जुड़ा था। ठीक है, इस प्रोसेस में जो है वो अटैच था, ऐसा था
इसमें ए टी से जुड़ा था। अब क्या होता है कभी कभी कि ये जो पार्ट है इसकी, ये यहाँ से टूट जाएगी और टूट के कहीं और डिस्प्लेस हो जाएगी और इसका पार्ट टूट के इधर पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें एक पार्ट कट के हट जाता है और दूसरा पार्ट आगे अटैच हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन क्या होती है? सडन होती है, अचानक से हो जाती है। सडन चेंज जो इस डीएनए के सीक्वेंस में हो जाता है, इसके जीन्स में हो जाता है, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड क्या है? डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इट कंटेन्स एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और इसमें क्या रहता है? एडेनाइन रहता है, ग्वानिन रहता है, साइटोसिन रहता है और यूरासिल प्रेजेंट रहता है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसमें? थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें यूरासिल प्रेजेंट रहता है। सबसे मेन डिफरेंस डीएनए और आरएनए का यही है। क्या है डीएनए और आरएनए का सबसे मेन डिफरेंस? कि यहाँ पे थायमिन रहता है और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट रहता है। दूसरा क्या है? इट इज ऑफ वन टाइप, ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है डीएनए। और ये क्या होता है? 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। ठीक है, तो ये है पूरी डिफरेंस। आप इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ 2 मेन डिफरेंस इसमें प्रेजेंट होता है। पहला मेन डिफरेंस, ये डीएनए डबल स्टैंड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। दूसरा मेन डिफरेंस, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन रहता है, इसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्या? इवोल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज इवोल्यूशन? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग इसके जैसे ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या बताया? हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी के बारे में आप सबको पता होगी, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिकल चेंजेस क्या होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या बताया था? कल ही बताया था। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता है। तो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज मतलब बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आती है, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ओके, आगे, this is a very slow going process through which development of organism is achieved। ये क्या है? एक बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है, बहुत धीरे 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 ये प्रोसेस चलती है, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी डेवलपमेंट को अचीव करता है। उसके अंदर जो न्यू न्यू डेवलपमेंट्स आती है, उस डेवलपमेंट्स को अचीव करने का काम करता है। All the stages in change occur in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be increased in the study of evolution। ये evolution क्या है? एक छोटे से स्टार्स से लेके बहुत बड़े प्लैनेट या किसी एनिमल्स या ह्यूमन या छोटे से बनियन ट्री से लेके बड़े बनियन ट्री तक जो डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट बहुत स्लो 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 प्रोसेस में जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है, formation of new species due to change in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called evolution। क्या बोल रहा है? कि जो न्यू स्पेसीज बनती है ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में जो चेंजेस आती है, उस चेंजेस से जो न्यू स्पेसीज डेवलप होती है, उस न्यू स्पेसीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में नेचर क्या करता है? सेलेक्ट कर लेता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। क्या होता है? जब कोई प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जैसे जैसे ये ग्रो करता है, ये क्या करता है? नेचर क्या करता है? उसे उस इन्वायरमेंट में सेलेक्ट कर लेता है ताकि वो आसानी से ग्रो हो पाए। तो वैसे चीजों को भी बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। जो नेचर क्या करता है? अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेता है ग्रो करने के लिए, तो उसे भी बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। 3.5 बिलियन ईयर पहले हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और कंपाउंड आए और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे 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 डेवलपमेंट कराया और डेवलपमेंट करा के क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड। ये सिंपल कंपाउंड जो ओशियन या सी में प्रेजेंट थे, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट थे, ये बाद में क्या हुआ, धीरे 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 उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आई और चेंजेस होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदल गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदलने के बाद इसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे डेवलपमेंट हुए और डेवलपमेंट होते 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 ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई। First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compound। जो पहला प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल आया था, पहला लाइफ एग्जिस्टिंग सेल जो अर्थ पे आया था, वो पहला लाइफ एग्जिस्टिंग सेल क्या था, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसमें क्या प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक में आता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक में आता है। और इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, हमारा HCl हो गया, NH हो गया, NaCl हो गया, ये सारे क्या, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो सेल्स थे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आई और उसके सेल्स क्या हुए, उसके सेल्स के नंबर धीरे धीरे ग्रो होने लग गए। There may have been some different among those cells and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have persisted which could not adjust with the surrounding। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन, नेचर क्या करता है, जो अच्छे चीजें रहता है उसको सेलेक्ट करता है और जो वेस्टेज रहता है उसको रिमूव कर देता है। तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से वैसे सेल जो अच्छे ग्रोथ करे उसको नेचर ने सेलेक्ट किया और जो खराब सेल थे उसे वहां पे एडजस्ट करने में परेशानी हुई, तो वो सेल क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, फिर आगे आता है नेक्स्ट हमारा एट प्रेजेंट, क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth। अभी तक में क्या है, एट प्रेजेंट टाइम करोड़ ऑफ स्पेसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, अलग अलग इंसेक्ट्स के हो, ये सारे, या बर्ड्स के हो, ये सारे स्पेसीज अभी ह्यूज नंबर में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ। Animal diversity ranges from unicellular amoeba and paramecium to the man and giant whale। जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो कहाँ से होता है, स्टार्टिंग एमीबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पूरे एक जाइंट वेल तक चला जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री। क्या है, अब जो प्लांट है एनिमल डाइवर्सिटी में क्या पड़े, अमीबा से स्टार्ट होता है, एक जाइंट वेल तक चला गया है। और प्लांट में क्या हुआ है, प्लांट में क्लोरेला से स्टार्ट हुआ है और पूरे एक ह्यूज बनियन ट्री तक कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट, द लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। क्या है, लाइफ कहां से एग्जिस्ट है, इक्वेटर से लेके पूरा पोल तक गया हुआ है। ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एयर में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, सॉइल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड। क्या है, इंसानों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, क्या क्यूरियोसिटी है, जानने के लिए कि हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुआ। आप सबको भी क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि जो पहला लाइफ था वो अर्थ पे कैसे आया, कैसे वो सरवाइव किया, फिर धीरे 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 कैसे ग्रो हुआ,
इन सारे के बारे में जानने के लिए सबको क्यूरियोसिटी है, सारे ह्यूमन बीइंग को क्यूरियोसिटी होती है। अर्थ since ancient period, different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. अब इस क्यूरियोसिटी के कारण बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर ने अलग अलग रिसर्च किए, जिसमें बहुत उन्होंने क्या क्या अलग अलग थियोरी दिया, अलग अलग अपनी अपनी राय दी कि ऐसा हुआ होगा जिस कारण से डेवलपमेंट हुआ, या फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म आए थे जिस कारण से डेवलपमेंट हुआ। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है, उस थियोरी को अभी एक्सेप्ट करके हम लोग चल रहे हैं। तो अभी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर्स के आगे पार्ट्स में देखेंगे किन किन थियोरी पे अभी हमारा अर्थ जो है वो बेस्ड है, या फिर जो लाइफ है वो किन किन थियोरी पे बेस्ड है, किन किन थियोरी से चलता है। तो अलग अलग थियोरीज के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले। इसी तरह डिटेल स्टडीज करने के लिए साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है वो हमारा क्या, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के जैसे मैंने वही बताया कि बहुत अलग अलग थियोरी, तो एक थियोरी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लाइफ मटेरियल हैव बीन फॉर्म्ड इन अ ओशियन। इस थियोरी के हिसाब से पहली लाइफ कहाँ आई, ओशियन में आई। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। जैसे ही पहली लाइफ क्या हुई, हमारे ओशियन में आई, पानी में आई, वहां से क्या हुआ होगा, इस थियोरी के हिसाब से वहां से क्या हुआ होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल के बने, सिंगल जो एक सेल के रहते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे, एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। फिर क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और फॉर्म। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस आए, धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद इसमें चेंजेस आए, और चेंजेस होते 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 सेल ग्रो करते करते एक लार्ज सेल में ग्रो कर गया और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हो गया। ऑल दोस चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये सारे चेंजेस क्या थे, बहुत धीरे धीरे थे और ग्रेजुअल थे। ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। ये जो चेंजेस थी, ये चेंजेस कैसे थी, कितने दिन में आई, 300 करोड़ ईयर में ये चेंजेस आई। फिर चेंजेस एंड डेवलपमेंट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म had been all round and multidimensional and this lead to the evolution of different type of organism। ये चेंजेस और डेवलपमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या थे, मल्टी डायमेंशनल थे, मतलब हर एक डायमेंशन में जा रहे थे, लेंथ बढ़ रहे थे, साइज बढ़ रहे थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही थी, वेट बढ़ रही थी, कलर चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे डेवलपमेंट थे, मल्टी डायमेंशनल थे, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से ये डेवलप कर रहे थे। और करते 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 क्या हो गए, ये एक डिफरेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए। Hence, this overall process is called the evolution, which is organizational possessive development of plant and animals from the ancestor having a different structure and function. Organization is called evolution। अब ये जो सारे चेंजेस आए, इस सारे चेंजेस के वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल पॉजिटिव चेंजेस आए, और इस पॉजिटिव चेंजेस को ही ओवरऑल क्या बोला गया है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। लंबे टाइम तक कोई ग्रेजुअल चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक थियरी दी गई थी, थियरी में ये बताया गया था कि एक ओशियन नहीं, एक वाटर बॉडीज में क्या हुई, पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आई, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस आए, और ये चेंजेस बहुत स्लो थे और ग्रेजुअल थे, और ये चेंजेस कितने साल में हुई, 300 करोड़ ईयर्स में हुई। तो ये 300 करोड़ ईयर्स में चेंजेस आते 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 सिंगल सेल से क्या बना, मल्टी सेलुलर बना, और मल्टी सेलुलर होने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया, और इसकी चेंजेस जो थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, अलग अलग डायमेंशन में चेंजेस हो रही थी, और धीरे 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 होते होते ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया, और इसी पूरी प्रोसेस के डेवलपमेंट को ही बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंस है जो ये बताता है कि रियली हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन हुई है, क्या क्या प्रूफ्स है जो ये बताते हैं कि हाँ रियल में इवोल्यूशन होते हैं। तो
सबसे पहला आता है हमारा, इस चैप्टर में हम लोग टोटल 6 एविडेंस पढ़ने वाले, 6 एविडेंस पढ़ने वाले हैं जो हमें ये बताने वाले हैं कि इवोल्यूशन रियल में हुई है या होती है, ठीक है। जिसमें पहला आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है किसी की भी अपीयरेंस को, बाहर के आउटर लुक को देख के बताने से कि वो एविडेंस, वो इवोल्यूशन कैसी हुई है। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो आपको देख के लोग जो आसपास के होंगे वो बोलते होंगे कि आपके फादर के नाम लेते होंगे कि ये उनका बेटा है या ये उनके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपीयरेंस को देख के वो बताते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख के बताते हैं कि इनके पेरेंट्स वो होंगे, ठीक है। सेम चीज इसमें होता है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, कुछ चीजों को हम लोग देख के बता देते हैं कि हाँ ये चीज वहां से इवॉल्व होके आई है। जैसे वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, position of eye, structure of nostril and ear pinna are thickly distributed hair on the body are seen in the animal, whereas similarity in character like leaf shape, leaf venation, leaf petiole etc. अब क्या क्या है, डायग्राम पे देखो। डायग्राम पे क्या है, इसकी जो नोज है, इसकी जो नोज है और इसकी जो नोज है, सबकी नोज एक जैसी है, ठीक। इसके जो ईयर्स है, इसके जो ईयर्स है और इसके जो ईयर्स है, सबके ईयर्स एक जैसे, सबके ईयर्स साइड में ही है, ठीक है। इसकी जो आईज है, इसकी आईज है और इसकी आईज है, ये सब की आईज क्या है, सामने में है। सिर्फ ये जो शिप है इसकी आई साइड में, बाकी इन दोनों की आईज क्या है, सेम है। इसके माउथ, इसके माउथ और इसके माउथ सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्या है, जो सिमिलैरिटी कैरेक्टर रहती है किसी भी चीज में, वो बताती है उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब दिखने में एक जैसा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमें देख के बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के नाम लेते हैं कि ये उनके चाइल्ड है, ये उनके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स से मिलती है। सेम चीज इधर पे भी है। फिर आगे क्या लिखा है, occurs in the case of plant. This indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that the origin of most of the same as have the common ancestor. ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे अंदर एक कॉमन एंसिस्टर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के बताना ये स्ट्रक्चर किसकी है। जैसे पढ़ने से पहले डायग्राम पे आ जाओ, क्या है, ये भी ह्यूमन हैंड है, फोर लेग ऑफ फॉक्स है, पैटेगियम ऑफ बैट्स है और फ्लिपर ऑफ विल है। अब क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, जिसे देख के हम लोग बता सकते हैं ये क्या है, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग पार्ट है। नेक्स्ट आता है, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, अगर इस पिक्चर को केयरफुली देखा जाए, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी। क्या इस पिक्चर में कोई सिमिलरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। So between human hand, foreleg of ox, flipper of whale and patagium of bats, इन सब में से कोई भी सिमिलर स्ट्रक्चर हमें दिख नहीं लगी है। Similarly, use of each of those structure is different in respective animals, और इस सारे स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन हैंड, हाथ हमारा क्या है, वो यूज होता है कोई भी काम करने में, खाने पीने में, किसी चीज को लिफ्ट करने में। फोर लेग ऑफ ऑक्स क्या होता है, ऑक्स की जो लेग होती है वो किस चीज में यूज होती है, चलने के लिए यूज होती है। पैटेग्यून्स ऑफ बैट, बैट की जो पैटेग्यूस है वो किस में यूज होती है, उसको फ्लाई करने में। फ्लिपर ऑफ वेल, वेल की जो फ्लिपर है, साइड के विंग, उसके जो फिन्स रहते हैं वो किस में यूज होते हैं, स्विम करने में। तो अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी क्या है इसकी, अलग अलग है। However, there is a similarity in structure of bones and joints in the organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. लेकिन इसकी बोन के अगर स्ट्रक्चर देखें तो, या बोन्स की जो नाम है या पार्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप दिखेगी। ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये है, ये है, तो सब सेम सिमिलैरिटी दिखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन सब का कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर होगा, जिससे बताता है कि एनाटॉमिकल एविडेंस भी एक प्रूफ है हमारे इवोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड एविडेंस जो है हमारा वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ये वैसा ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडीज में प्रेजेंट तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस ऑर्गन है। डेफिनेशन क्या है, डिजेनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। जो डिजेनरेटेड होते हैं, अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे बॉडी में यूजलेस रहते हैं, किसी भी काम के नहीं रहते हैं,
उसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर लिविंग इज चेंज इन्वायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, कुछ चेंजेस होने के बाद भी, बॉडीज में चेंजेस हो या इन्वायरमेंट में चेंज हो, फिर भी इस ऑर्गन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फंक्शनल नहीं है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन किसी काम का नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या है इस सारे ऑर्गन्स की, इस सारे ऑर्गन्स की एग्जांपल है हमारी अपेंडिक्स है, देख सकते हैं अपेंडिक्स है, विजडम टीथ है, ईयर मसल्स है, ये सारे क्या है एग्जांपल्स है हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन का। ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते। अब आता है एक पार्ट क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में क्या है, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस इन ह्यूमन इज यूजफुल फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट एनिमल। जो अपेंडिक्स है वो हमारे ह्यूमंस के में नॉन फंक्शनल है, किसी काम का नहीं है, लेकिन रूमिनेंट एनिमल के अंदर ये फंक्शनल है। रूमिनेंट एनिमल क्या होता है, दोज एनिमल दैट ईट ग्रास, वैसे एनिमल जो क्या करते हैं प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, और वैसे एनिमल्स के अंदर ये अपेंडिक्स फंक्शनल रहता है। या सिंपल बोल सकते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर रूमिनेंट अपेंडिक्स जो है हमारा वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस इन ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। अब क्या है, जो हमारे बॉडी में जो क्या बोलते हैं उसे ईयर पिन्ना है वो यूजलेस है। ये जो ईयर पिन्ना होता है इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं। ये ईयर पिन्ना हमारे बॉडी में यूजलेस है लेकिन मंकी में ये फंक्शनल है, क्या करने के लिए, मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना के मूवमेंट करने के लिए ये फंक्शनल होता है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी आर प्रेजेंट, हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे और भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया विजडम टीथ, टेल बोन, ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन किसी काम के नहीं है, इट इज नॉन फंक्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है, 101% ये पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। वेस्टिजियल ऑर्गन, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन ह्यूमन एंड इन एनिमल, रूमिनेंट एनिमल। ह्यूमन में ये नॉन फंक्शनल रहता है और रूमिनेंट एनिमल में ये फंक्शनल रहता है, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल के अंदर जो प्लांट्स खाते हैं उस प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज रहता है और ये अपेंडिक्स क्या करता है, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस। प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस से कैसे पता चला कि रियल में इवोल्यूशन होता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड दिख रही है आपको लिखी हुई, फॉसिल, तो ये पेपर में आता है 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज फॉसिल, तो डेफिनेशन इसकी लिख लो, fossils are the dead remains of plant and animals within the plants and animals within the अर्थ सरफेस। ये क्या है, डेड रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल जो अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं, जो अर्थ सरफेस में, जो अर्थ में दबे रहते हैं, वैसे जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, उसको बोला जाता है क्या, फॉसिल। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग फॉसिल। ओके, लिख लिया आप लोगों ने व्हाट इज फॉसिल। अब आगे बढ़ते हैं प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट व्हिच ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अगर आया है या नहीं आया है तो अब आएगा कि कौन से ऐसे एनिमल्स थे जो सबसे पहले हमारे अर्थ पे आए थे। ठीक है, हाउ कैन यू टेल दिस, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग। नाउ दिस सीक्रेट हैव बीन हिडन इन द अर्थ, large number of organisms get buried due to the disaster like flood, earthquake, volcano, etc. Remnant and impression of such organism remains present undergo this are called fossil। अब क्या होता है, जो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इस नेचुरल डिजास्टर के कारण बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हमारे अर्थ के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, अर्थ के नीचे दब जाते हैं,
अब ये जब अर्थ के नीचे दबते हैं, इसकी जो डेड रिमेन्स वहां पे रहती है, ये डेड रिमेन्स जब बाहर निकलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉसिल बोलते हैं। सच स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इसी फॉसिल्स की स्टडी करके हम लोग ये बताते हैं कि जो इवोल्यूशन हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो इस स्टडी में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप की चीजें आती है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले कि हमारे बॉडीज में दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है C12 कार्बन और एक होता है C14 कार्बन। दो अलग अलग टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि क्या हमने बताया, क्या बताया कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने हैं, C12 और C14 के बारे में पढ़ना है। तो C12 क्या होता है, C12 इज ए नॉर्मल कार्बन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर ये नॉर्मल कार्बन जिसे बोलते हैं C12 वो प्रेजेंट रहता है। C14 क्या है, C14 इज अ कार्बन डेटिंग कार्बन। ये ऐसा कार्बन है जो किसी भी चीज की डेट को बताता है कि वो चीज कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कितनी टाइम की है, ये बताता है C14। अब C12 क्या है, नॉर्मल कार्बन है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है तो उसके बॉडीज में C12 की प्रोडक्शन रुक जाती है, और जैसे ही इंसान डेथ करता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ करता है तो C12 की प्रोडक्शन तो रुक जाती है, लेकिन C14 की प्रोडक्शन क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो C12 एक नॉर्मल कार्बन है और C14 क्या है, कार्बन डेटिंग कार्बन है। C12 की प्रोडक्शन डेथ के बाद रुक जाती है और C14 की प्रोडक्शन डेथ के बाद कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट क्या है, जो C12 है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, वो कोई रेडिएशन नहीं फैलाता है। लेकिन जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ऐसा रेडियो एक्टिव होता है, वो क्या करता है, आगे चल के रेडिएशंस फैलाता है जो कि किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। ठीक, तो ये दो कार्बन ऐसे प्रेजेंट है जो हमारे बॉडीज में रहते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी इंसान के अंदर कितनी कार्बन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी एज क्या है, वो कैसे डेवलप किया है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। अब आता है एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा यहाँ पे, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी टेबल। ये टेबल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टेबल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या रहता है इस टेबल में, ये जो एप्स है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है और इनवर्टेब्रेट है, इनके नाम लिखे रहेंगे। आपको इनकी एराज बतानी है कि किस एराज में ये आए। जैसे एप्स और मैमल्स ये किस में आए, सेनोजोइक एरा में। रेप्टाइल किस में आया, मेसोजोइक एरा में। एम्फीबियंस किस में आया, प्लेनोजोइक। और इनवर्टेब्रेट भी किस में आया, प्लेनोजोइक एरा। तो पेपर में आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे 10th के, उसमें ये सारी पार्ट्स लिखी रहेगी। इसके इधर पे नाम लिखे रहेंगे और इधर पे इसके एरा रखेंगे। आपको इसे मैच करना पड़ेगा, ये मिसमैच दिया रहेगा, आपको इसे मैच करना पड़ेगा कि एप्स का कौन सा एरा है, रेप्टाइल का कौन सा है, एम्फीबियन क्या है, इनवर्टिब्रेट क्या है, ये सारे आपको मैच करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मीन्स ये एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ कैसे लिंक्ड जोड़ते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, कनेक्टिंग लिंक के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, डगबिल प्लैटिपस है, लंगफिश है, पेरिपेटस है, इसका कनेक्शन किसके साथ है वो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं विच टू रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के साथ अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। एनालिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में क्या करता है, ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है। अभी एनालिडा क्या है, ऑर्थोपोडा क्या है, ये सब आने वाले चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनालिडा क्या है, ऑर्थोपोडा क्या है। अभी बस इतना पता रखना है कि जो पेरिपेटस होता है वो कनेक्टिंग लिंक शो करता है किसके बीच में, एनालिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा डगबिल्ड प्लैटिपस, जो है वो ले एग करता है लाइक रेप्टाइल एंड सो रिलेशन विद द मैमल्स टू। डगबिल्ड प्लैटिपस क्या करता है, अंडे भी देता है और मिल्क भी देता है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं मैमल्स के साथ क्या है, लिंक्ड है। नेक्स्ट आता है लार्ज नंबर ऑफ फिश, लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। लंग फिश क्या है, फिश है लेकिन गिल से नहीं रेस्पायर करके, रेस्पिरेशन करके, गिल से वो सांस नहीं लेके किससे लेता है, लंग्स से अपनी सांसों को लेता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे फिश और मैमल्स दोनों के साथ क्या है, रिलेटेड है। एम्फीबियंस के साथ भी रिलेटेड है और
एम्फीबियंस के साथ भी रिलेटेड है और फिश के साथ भी रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं एम्फीबियंस और फिश के साथ इसका लिंक है। तो जो पेरिपेटस है उसका लिंक किसका है, एनालिडा और ऑर्थोपोडा के साथ। जो डकबिल प्लेटिपस है उसका लिंक किसके साथ है, उसका लिंक्ड है मैमल्स के साथ और रेप्टाइल के साथ। और जो हमारा लंगफिश है उसकी जो लिंक्ड है वो किसके साथ है, एम्फीबियंस और फिश के साथ है। ठीक है, तो ये है हमारा कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एविडेंस है हमारा वो है इम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। इम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि कोई भी डेवलपमेंट इम्ब्रायो धीरे 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 डेवलप करके कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब किसी इम्ब्रायो को इनिशियल स्टेज में हम लोग देखेंगे तो किसी भी इम्ब्रायो को अगर इनिशियल स्टेज में देखोगे तो वो एक जैसा ही दिखता है, सारे इम्ब्रायो क्या है, एक जैसे ही दिख रहे हैं। धीरे 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 जब उसमें डेवलपमेंट आती है और जो मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब पता चलता है हमें कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से अलग है। तो ये है हमारा इम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। यहां से पता चलता है कि इम्ब्रायो के हिसाब से कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट आती है, और ये डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम के बाद आती है, ग्रेजुअल चेंजेस होती है इसमें, इसलिए से ये सारे एविडेंस क्या है, इवोल्यूशन के एविडेंस। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले क्या, डार्विन्स की थियरी। ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में ही हमने पता टॉपिक दिखाया था आपको, उसमें थी हमारे डार्विन्स की थियरी। डार्विन्स एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, बहुत सारी स्पेसीज को कलेक्ट किया था और कलेक्ट करके ये पता किया था कि इवोल्यूशन कैसे होती है और इस इवोल्यूशन में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो इस इवोल्यूशन में उसने एक बुक में अपने लिखा है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, और ये ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उसने ये बताया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अब इस लाइफ को सरवाइव करने के कंपटीशन के दौरान जिसके अंदर कैपेसिटी होती है उस कंपटीशन को विन करने की, वो नेचर को सेलेक्ट करके लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ में, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बताया है, देखो क्या बताया है, ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life threatening manner। सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर्स में compete करते हैं। इन दिस competition only those organism sustain which shows the modified essential for winning the competition। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कंपटीशन को विन करने के लिए, वो कंपटीशन को विन करता है। However, beside this, natural selection also play an important role because nature select only those organisms which are fit to live and rest perish। तो नेचर सिलेक्शन, नेचर क्या करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है रहने के लिए जो उसके जिसको कैपेसिटी है उस नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, प्रेसिस हो जाते हैं, मतलब बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डार्विन्स थ्योरी ये स्टेट करता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में लाइफ को जीने के लिए कंपटीशन करते हैं। उस कंपटीशन में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग की विनिंग होती है वो रहता है, बाकी रेस्ट क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप भी क्या होंगे, कॉम्पिटिट करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो आप क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और बाकी आपके फ्रेंड जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी वो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे या तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। तो सेम चीज यहाँ पे इसने बताया डार्विन ने, कि जिसके अंदर कंपटीशन को विन करने की कैपेसिटी होती है वो विन करता है, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, और वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऑब्जेक्शन आए जिस कारण से डार्विन की थियरी फेल हो गई। पहला ऑब्जेक्शन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नेचर सिर्फ नेचर के हिसाब से ही बहुत सारे लोग नहीं रह पाते। जैसे गर्मियों के सीजन में लोग क्या करते हैं, गर्मियों को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करके लाइफ सर्वाइव करते हैं, लेकिन जिनके अंदर कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं होती वो क्या करते हैं, अपने घरों में कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। तो नेचर के हिसाब से क्या हुआ, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। नेचर के हिसाब से उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो वहां पे सरवाइव कर गया। तो नेचर ही एक ऐसा फैक्टर नहीं होता है कि नेचर जब सेलेक्ट करेगा तभी इंसान रह पाएगा। इस पॉइंट के बेसिस पे उसकी थियरी फेल हो गई। फिर आया डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कि यूजफुल उसका ऑर्गन प्रेजेंट है जो यूजलेस है लेकिन किसी काम का नहीं है, लेकिन वो सेम ऑर्गन जो हमारे बॉडी में यूजलेस है बाकी दूसरे एनिमल्स में यूजफुल है। तो इन सारी चीजों के बारे में डार्विन ने नहीं बताया।
थर्ड, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस। डार्विन ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये जो चेंजेस आती है कंपटीशन के टाइम वो स्लो है या फास्ट है, या इवोल्यूशन के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, जिस कारण से तीन ऑब्जेक्शन के कारण से डार्विन की थियरी क्या हो गई, फेल हो गई। ओके, क्या है, डार्विन के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो कौन आए, लेमार्किज्म, लेमार्क आए। लेमार्क ने क्या बताया, लेमार्क ने अलग थियरी दी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। उसने ये बताया कि किसी भी चीजों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे आती है। तो उसने ये बताया कि अगर किसी भी ऑर्गन को यूज और डिसयूज करेंगे ऑर्गन को, तो इस ऑर्गन के यूज और डिसयूज करने के कारण उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए। जैसे उसने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ का एग्जाम्पल उसने ये दिया था कि पहले जो जिराफ थे उसकी जो नेक थी वो बहुत छोटी थी। कैसी थी, बहुत छोटी थी। उसने क्या किया, उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई कि वो पेड़ के ऊंचे पत्ते को खाने की। ठीक है, तो हमेशा वो क्या करता था, अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेके जाता था, जिस कारण से बार बार उसको यूज करने से उसकी नेक क्या हो गई, इलोंगेटेड हो गई, उसकी नेक बहुत लार्ज हो गई। तो उसने क्या किया, जिराफ ने अपनी ऑर्गन का यूज किया, मिसयूज किया, डिसयूज किया, जिस कारण से उसकी डेवलपमेंट वैसे हो गई। अगर हम लोग अपने बॉडी की ऑर्गन्स को डिसयूज करते, मिसयूज करते, तो वो ऑर्गन क्या हो जाता है, वैसे ही डेवलप कर जाती है। वो ऑर्गन या तो खराब हो जाती है, या तो उसकी पूरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी स्ट्रक्चर, अपीयरेंस सारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लेमार्किज्म ने ये बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गन को यूज मिसयूज करेंगे या फिर ज्यादा यूज में नहीं लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब लास्ट पढ़ने वाले हम लोग ह्यूमन में इवोल्यूशन कैसे आई। तो ह्यूमन में इवोल्यूशन कैसे आई, बहुत लंबे टाइम के बाद आई, 3.2 करोड़ ईयर अगो के बाद ह्यूमन में इवोल्यूशन आई। कैसे कैसे आई है, इधर पे हम लोग डिटेल में से देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले एंशियंट टाइम में 7 करोड़ ईयर साल पहले जो इंसान थे वो किस फॉर्म में थे, लेमूर्स के फॉर्म में थे। लेमूर से फिर किस में डेवलप हुए, इजिप्टोपैथिकस में। धीरे धीरे ये चलना, दो पैरों पे चलना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे क्या है, ये थोड़े और इरेक्ट हुए, थोड़े और इसकी पोस्चर चेंज हुई, थोड़े और सीधे हुए, इसे बोलते हैं ड्रायोपिथिकस। ये कितना है, 2.50 करोड़ ईयर अगो। नेक्स्ट फिर आता है रामापेथिकस। रामापेथिकस जो ड्रायोपिथिकस था उससे थोड़ा और इरेक्ट हुआ, थोड़ा और सीधा हुआ, और सीधे तरीके से दो पैरों पे चलने लगे। फिर आया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्या हुआ, वो फिर क्या कहें, वो इंसान जो थे वो हंट करना स्टार्ट किए, शिकार करना स्टार्ट किए, वहां से वो अपने फूड को कलेक्ट करते थे, और इनकी फेस जो थी वो मंकी की फेस से सिमिलैरिटी थी। नेक्स्ट आता है फिर स्किल्ड ह्यूमन। स्किल्ड ह्यूमन क्या था, 22 लाख ईयर अगो। 2 लाख ईयर अगो पे ये 20 लाख ईयर अगो पे हमारे ह्यूमन बींग्स आए जो फुल्ली डेवलप हुए, और धीरे धीरे क्या हुए, वो हंट करना स्टार्ट कर दिए, दूर दूर तक जाते थे, जानवरों को हंट करके लाते थे, खाते थे, फैमिली थी। फिर आया क्या, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अब जो मैन थे, जो इंसान है, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से जैसे आम और आप हैं वैसे धीरे धीरे पूरे सीधे हो गए। फिर आया हमारा नियंडरथेल। अब ये जो नियंडरथेल है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल था, बहुत ज्यादा दिमाग था। इसने ही क्या किया था, चीजों को डेवलप करना सीखा था। ऐसे किसी भी चीज को कुक करके खाना सीखा था, किसी भी घर बनाना सीखा था, हाउस बनाना सीखा था, वहां पे रहना सीखा था, कपड़े पहनने सीखे थे। इसने, इस नियंडरथल ने हमें बताया था। नियंडरथल ही पहले ऐसे ह्यूमंस थे जिसने ये सारे चीज करना स्टार्ट किया था। और वन एंड लास्ट क्रो-मैग्नन मैन, जो फुल्ली डेवलप ग्रोन ह्यूमन बीइंग थे, जो हम और आप हैं, उसे बोलते हैं क्रो-मैग्नन मैन। तो ऐसे धीरे 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 करके ये सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। अब ये सारे डेवलपमेंट कितने दिन लगे आने में, 7 करोड़ ईयर्स अगो लगे ये सारे डेवलपमेंट आने के लिए। तो इतने ज्यादा दिन के बाद जो धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर आया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये नियंडरथेल के बारे में पेपर में पूछा जाता है कि हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी। तो इस नियंडरथेल के बारे में आपके बुक में यहाँ पे दी गई है। क्या दी गई है नियंडरथेल के बारे में, पढ़ते हैं। Evolution of upright man continues in a direction of developing its brain from the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovery the fire। क्या डिस्कवर किया था उसने, फायर, आग जलाना सीखा था। ब्रेन ऑफ 50,000 year old man have been
sufficiently evolved to extreme that it could be considered as the member of closed wise man. इसने फिर क्या किया था यहाँ पे क्लोज वाइज मैन के डेवलपमेंट को यहाँ पे ये स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद इसने फायर जलाना सीखा था और भी बहुत सारी डेवलपमेंट करना इसने सीखा था. नियंडरथल मैन वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन. नियंडरथल मैन ही क्या है, फर्स्ट कंपेयर ऑफ वाइस मैन डेवलपमेंट हुए थे. ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट नियंडरथल के अंदर आए थे, जिस कारण से इसके अंदर क्रेनियल कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा थी. क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी. तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप सबको समझ में आया होगा. जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखे, और अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी. एंड आई होप आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारे वीडियो शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और इससे बेहतर से बेहतर लेक्चर बनाएं और साइंस 1 साइंस 2 सबके लेक्चर आपको प्रोवाइड करें. थैंक यू सो मच.